सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ और आनंद होंगे। शिक्षा अध्ययन के क्रम में कक्षा 9वीं की हिंदी, जैसे आप जानते हैं कि उसकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं। एक का नाम है क्षितिज, जिसमें कि गद्य खंड और काव्य खंड है। दूसरी पाठ्य पुस्तक का नाम है, जो उसकी सप्लीमेंट्री बुक है, कृतिका। और तीसरा है व्याकरण की बुक। तो क्षितिज गद्य खंड में आज हम आपको एक नए पाठ से रूबरी करवा रहे हैं, एक अवगत करा रहे हैं, आपका परिचय करवा रहे हैं, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। क्या नाम है बच्चों? सांवले सपनों की याद। सांवले सपने, ऐसे सपने जो अच्छे लगते हैं, सुनहरे सपने, अच्छे सपने, जिन सपनों को देख करके हम खुश होते हैं, हम आशान्वित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो ये पाठ बच्चों लिखा है जावेर हुसैन साहब ने। किसने लिखा है? जावेर हुसैन साहब ने। बच्चों, यह पाठ प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं, प्रसिद्ध जो पक्षी प्रेमी हुए हैं, तरह से ये पक्षी प्रेमी है। जावेर हुसैन साहब कौन है? पक्षी प्रेमी है। और जावेर हुसैन साहब लेखक हैं, और इन्होंने जो लिखा है, ये जो कहानी आधारित है सालिम अली के बारे में। जावेर हुसैन साहब इस पाठ के लेखक हैं, और ये जो पाठ की जो रूपरेखा है किस पर आधारित है? सालिम अली साहब के बाद। सालिम अली। और सालिम अली बच्चों कौन है? सालिम अली पक्षी प्रेमी कह लीजिए, या पक्षी विज्ञानी कह लीजिए। तो उन्हीं की ये जीवन कथा और उनके पक्षियों के चिंतन के बारे पर ये पाठ आधारित है। तो यहाँ पर जावेर हुसैन साहब बताते हैं कि बचपन में सालिम अली साहब अपनी छत पर वो धनुष और तीर के साथ, या छोटी सी एयर गन कह लीजिए, एयर गन जो बच्चों की खेलने वाली गन होती, उसी से नीलकंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। तो उन्हीं उस नीलकंठ वाली गौरैया को देख करके फिर इनका जो हृदय है इतना मार्मिक हो गया, परिवर्तित हो गया कि एकदम से पक्षियों के प्रति इन पक्षियों के प्रति इनका जो प्रेम है वो जागृत हो गया। इनके आँखों में चश्मा, बड़ी बड़ी आँखें थीं, आँखों में चश्मा, और इनका जो बदन था पतला छरेरा बदन था, और इनके गले पर हमेशा दूरबीन टंगी रहती थी। क्या टंगी रहती? दूरबीन। दूरबीन एक यंत्र है जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो वो जंगलों में निकल जाते थे, झीलों, झरनों, गुफाओं, पहाड़ों, कंदराओं, यहाँ पर निकल कर के एकांत में चुपचाप बैठ कर के उस दूरबीन के माध्यम से पक्षियों की क्रीडाएँ, पक्षियों के क्रियाकलाप, इनको बड़ी निगरानी से देखा करते थे, और इन कहानियों को आकर के लोगों को सुनाते थे, बताते थे। इस प्रकार से दूर दूर यात्राएं करते थे। पक्षियों के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं, कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो आम लोगों को पता नहीं है, वो सब लोगों के साथ शेयर करते थे, लोगों को बताते थे। उनको पक्षियों के साथ साथ में प्रकृति से बहुत प्रेम था। प्रकृति की गोद में रहना, प्रकृति के परिवर्तन को छुप छुप करके देखना, प्रकृति में घुल मिल करके आनंद उठाना। यहाँ तक कि बताया गया है कि बताते हैं कि वो इतने ज़्यादा प्रकृति प्रेमी थे कि वो कहते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य प्रकृति के अधीन है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने भी प्रकृति को अपने साथ सामंजस्य, प्रकृति के साथ अपने को तादाद में स्थापित कर लिया था। प्रकृति उनकी होकर रह गई थी। इस प्रकार इतना उनका घनिष्ठ संबंध था। इस प्रकार से
बताते हैं कि चाहे वो प्रकृति से संबंधित किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो, प्रकृति के साथ कोई खतरा पैदा हो रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको समझ करके, जांच करके लोगों को बताना, लोगों को आगाह करना कि ये प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे चल कर के कितना खतरा पैदा हो जाएगा, मनुष्य के लिए कितना नुकसान होगा। एक बार की बात है कि केरल में एक साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली जहाँ पर पक्षी विहार करते हैं, पशु रहते हैं, तो वहाँ से रेगिस्तानी जब हवाएं आती हैं तो अपने साथ वो रेत उड़ा करके लाती हैं। तो उस वैली की जो सुंदरता है, उस वैली की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो चौधरी चरण सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके सामने ये बात रखी। तो चौधरी चरण सिंह जी ने जब ये अपनी बात, उनकी बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उस समय सोच रहे थे कि मैं तो सोचता था कि ये कुछ लगता है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ मांगने के लिए आए, और देखिए ये कितनी ज़्यादा इनकी पैनी नज़र है कि प्रकृति में होने वाले नुकसान को इन्होंने संकेत किया कि कुछ यहाँ पर ऐसा किया जाए जिससे कि इस जो साइलेंट वैली है और इस पर रहने वाले पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित बना रहे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा ना पैदा हो। तो चौधरी चरण सिंह भी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वो समझते थे, किसानों की दुर्दशा को समझते थे, किसानों की दशा को समझते थे। प्रकृति के साथ अगर मनुष्य खिलवाड़ कर रहा है तो वो भी समझते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। अब धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता गया, दूर लंबी लंबी यात्राएं करते थे, साथ ही साथ में उनको कैंसर नामक एक बीमारी भी हो गई, तो उनका शरीर क्षीण हो गया। अब जब क्षीण हो गया तो अंतोगत्या लगभग 100 वर्ष की उम्र में, 90 और 100 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके गले में जो टंगी हुई जो दूरबीन थी वो तभी उतरी जब इनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का नाम था बच्चों तहमीना। उन्होंने भी उनका पूरा साथ दिया, क्योंकि अगर उसका जीवन साथी उसके साथ उसकी कंधे से कंधे मिला करके नहीं चलता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता है। तो बराबर उनका तहमीना ने साथ दिया। इस प्रकार से ये इनके संस्मरण में फॉल ऑफ अ स्पैरो, सालिम अली की कथा, आत्मकथा का नाम है। इनकी आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। तो इस प्रकार से सालिम अली अब इस समय नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है, कि लगता है कि जैसे वो अपने गले में दूरबीन टांगे हुए आ रहे हैं, फिर हमें कुछ नई नई कहानियाँ बताएंगे। सालिम अली नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है आज भी लोगों के मन में उपस्थित है। एक और भी घटना है कि एक लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि जो फॉल ऑफ स्पैरो सालिम अली की आत्मकथा का नाम है, और यह आत्मकथा वास्तव में सालिम अली के जीवन पक्षियों का ही जीवन था। जो सालिम अली का जो जीवन था वो पक्षियों का जीवन था। पक्षियों से ही इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग आता है। D.H. लॉरेंस भी एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी हुए हैं। उनके मृत्यु के बाद, D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी लोगों ने जाकर के उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा, उनकी पत्नी का क्या नाम था, D.H. लॉरेंस की फ्रीडा, कि आप बताइए कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तो अब लोग सोचते हैं कि इनकी पत्नी है तो इनको सारी बारीकियां इनको पता होगी D.H. लॉरेंस के बारे में। तो D.H. लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, बल्कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, मेरे पति जो D.H. लॉरेंस हैं, मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बता सकती है। तो अब इस बात से समझिए बच्चों की जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो घर परिवार से उतना ज़्यादा अपना जुड़ाव नहीं रखते जितना प्रकृति और पशु पक्षियों से रखते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ को पढ़िए, पढ़ करके समझिए, तो निश्चित रूप से आपको इस पाठ में आनंद आएगा। और जो हमारे
पक्षी प्रेमी हुए हैं उनकी प्रकृति से कितना लगाव जुड़ाव ये सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। धन्यवाद।